एनसीईआरटी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द बल्क प्रिपरेशन ऑफ डाईहाइड्रोजन। अगर हमने डाईहाइड्रोजन को H2 को प्रिपेयर करना है बल्क में, तो इलेक्ट्रोलिटिक मेथड हम यूज़ करते हैं जब, तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट का क्या रोल होता है। कोई भी हम इलेक्ट्रोलिटिक मेथड जब करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट का रोल होता है कि वो यहाँ पे सब्सटेंस को क्या बनाता है, कंडक्टिंग बनाता है। तो यहाँ पे हमने यूज़ करना है वाटर, यूज़ करना है इन द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बनाने के लिए वाटर की क्या की जाती है, इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है। तो जब हम इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनती है और साथ में कौन सी गैस बनती है, ऑक्सीजन गैस बनती है इसमें। तो ये जो हाइड्रोजन है इसमें जो है, जो इलेक्ट्रोलाइट हम यूज़ कर रहे हैं उसका रोल क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइट हम यहाँ पे यूज़ करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। थोड़ी सी अमाउंट वाटर में किसकी ऐड करनी है, हमने सल्फ्यूरिक एसिड की ऐड करनी है, जिससे वाटर की जो कंडक्शन होती है वो क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो इलेक्ट्रोलाइट मेक्स द वाटर कंडक्टिंग, ये इसका आंसर है। इलेक्ट्रोलाइट मेक्स द वाटर कंडक्टिंग, क्योंकि वाटर जो है अपने आप बहुत कम डिसोसिएट करता है इनटू H+ एंड OH- आयन। तो जैसे हम इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, इसकी जो डिसोसिएशन है H+ और OH- में ज़्यादा हो जाएगी और हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस की फॉर्मेशन जो है वो ईजी हो जाती है। सेकेंड क्वेश्चन आता है, इन रिएक्शंस को हमने कंप्लीट करना है। हाइड्रोजन में ये है MmON, मतलब मेटल ऑक्साइड हमने कोई लिया है। अगर मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करो, मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रही हूँ, हाइड्रोजन मेटल ऑक्साइड ले लेते हैं Fe2O3। तो यहाँ M जो है ये 2 है और ये N को ले लेते हैं, यहाँ पे ये क्या है, 3 है यहाँ पे। तो मेटल ऑक्साइड हमने लिया जैसे कि Fe2O3। रिएक्शन से क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन जब हाइड्रोजन से होती है तो मेटल बनती है और साथ में क्या बनता है, यहाँ पे वाटर बनता है। अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करें तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा। तो ऐसे अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करें तो यहाँ मैं क्या लिखूँ, Fe है तो यहाँ पे क्या लिखा, मेटल लिखा, प्लस साथ में मुझे क्या लिखना है, वाटर। लेकिन ये 2 और 3 कहाँ से आया, 2 को हम M के इक्वल ले रहे हैं तो यहाँ पे मैं क्या लिख लूँ, M लिख लूँ, और ये N को किसके इक्वल ले रहे हैं, 3 के इक्वल ले रहे हैं, तो यहाँ 3 और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, N लिखेंगे। क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर नहीं दिए हुए, M और N दिया हुआ है, तो हमें बैलेंसिंग भी M और N की फॉर्म में ही करनी है। तो रिएक्शन कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास मेटल आएगी और साथ में हमारे पास क्या आएगा, वाटर आएगा। नेक्स्ट है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को जब हम हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ये याद करना है, सब्सटेंस क्या बनेगा, यहाँ पे मीथेनॉल बनेगा और इसको हमने बैलेंस करना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन जब हाइड्रोजन के साथ करते हैं, हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो प्रोडक्ट क्या बनता है, मीथेनॉल बनता है। C3H8 प्रोपेन है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में जब हम स्टीम ऐड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, यहाँ पे हमने ये रिएक्शन पढ़ी थी कार्बन प्लस वाटर के साथ, लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया, हाइड्रोकार्बन एल्केन प्लस वाटर स्टीम, तो प्रोडक्ट बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर बनेगा। बैलेंसिंग करेंगे तो यहाँ 3, यहाँ 7। ये जो मिक्सचर है इसको हम क्या बोलते हैं, वाटर गैस, या इसको कहते हैं सिन गैस कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस के मिक्सचर को क्या कहेंगे, वाटर गैस और सिन गैस। मेटल में जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं, ये 10th में भी पढ़ा होगा, रिएक्शन क्या बनता है, सॉल्ट, सोडियम जिंकेट, और साथ में क्या बनता है, हाइड्रोजन बनता है यहाँ पे। और रिएक्शन को हमने साथ में क्या करना है, यहाँ पे बैलेंस करना है यहाँ पे। तो ये हमारी होगी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जब भी इक्वेशंस लिखनी है वो हमेशा हमारी बैलेंस्ड होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड की स्ट्रक्चर कैसी होती है और कैसी केमिकल रिएक्शंस ये दिखाती हैं। जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स होते हैं ये होते हैं ग्रुप 13 के एलिमेंट्स लाइक BH3 हाइड्राइड्स। ये एग्जिस्ट करते हैं एज डाइमर। डाइमर का मतलब इसमें 2 मॉलिक्यूल कंबाइन करते हैं, या ये पॉलीमर की फॉर्म एग्जिस्ट करता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इसमें कंबाइन कर जाते हैं। बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं तो डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए 2 मॉलिक्यूल्स या 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स कंबाइन कर जाते हैं,
तो ये इनकी स्ट्रक्चर होती है दैट एग्जिस्ट एज डाइमर और एज पॉलीमर्स। और कौन सी केमिकल रिएक्शन ये दिखाते हैं, पहले मैं एग्जांपल लिख रही हूँ। एक्चुअल में हम BH3 नहीं लिखते, हम क्या लिखेंगे B2H6, क्योंकि नेचर में BH3 कैसे एग्जिस्ट करता है एज B2H6, जिसको हम कहते हैं बोरोन हाइड्राइड कहते हैं। जब ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करता है तो दिस फॉर्म्स B2O3 प्लस वाटर। B2H6 को कहते हैं डाइबोरिन, इसकी स्ट्रक्चर वगैरह हम पढ़ेंगे P ब्लॉक चैप्टर में। और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स हैं इनको इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है बिकॉज दे डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स जो होते हैं दे आर लुईस एसिड्स, ये लुईस एसिड्स होते हैं। लुईस एसिड्स मीन जिनको इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है, वो सब्सटेंसेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, सो दीज आर लुईस एसिड्स। नेक्स्ट आते हैं इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन पे। डू यू एक्सपेक्ट कार्बन हाइड्राइड, कार्बन का हाइड्राइड ऑफ द टाइप दिस CnH2n+2, जो फॉर्मूला किसका होता है, एल्केन्स का। तो हम बात किसकी कर रहे हैं, कार्बन हाइड्राइड्स मीन्स एल्केन्स की। टू एक्ट एज, क्या ये लुईस एसिड होते हैं या लुईस बेसिस होते हैं, जस्टिफाई योर आंसर। जो कार्बन हाइड्राइड्स हैं ये एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स होते हैं, आर रिप्रेजेंटेड बाय CnH2n+2 आर एक्चुअली एल्केन्स, जिसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं मीथेन की। कार्बन के लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स इसको मिल जाते हैं 4 हाइड्रोजन एटम से। तो कार्बन के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और सारे के सारे बॉन्ड पेयर्स बनाने में यूज हो जाते हैं। तो इसका मतलब इसके पास एग्जैक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो इट इज नाइदर अ लुईस एसिड नॉर अ लुईस बेस बिकॉज दीज आर इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स। ये इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स होते हैं, एग्जैक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ना ये लुईस एसिड्स होंगे ना ये लुईस बेसिस होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। हाउ डज द एटॉमिक हाइड्रोजन, एटॉमिक हाइड्रोजन मतलब अकेला H लेना है, और ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च फंक्शन फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग पर्पसेस। जब हम यहाँ पे एटॉमिक हाइड्रोजन लेते हैं, उसकी टॉर्च बनाते हैं, तो क्या उसको हम कटिंग और वेल्डिंग पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, एक्सप्लेन करो क्यों। बिकॉज हाइड्रोजन जो होती है उसको हमने चेंज करना है जब एटॉमिक फॉर्म में, चेंजेस टू एटॉमिक हाइड्रोजन एज फॉलोस। बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है हाइड्रोजन के एटम्स के बीच में, तो जब इसके बॉन्ड को ब्रेक करके हम यहाँ पे एटॉमिक हाइड्रोजन बनाएंगे तो हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक आर्क चाहिए, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और इसमें इतनी ज़्यादा हीट होनी चाहिए कि टेम्परेचर इतना हो जाए 3773 से लेके 4273 केल्विन तक। तो बॉन्ड ब्रेक करके दोनों हाइड्रोजन एटम सेपरेट हो जाएंगे और क्या बन जाएंगे, यहाँ पे एटॉमिक हाइड्रोजन बन जाएंगे। ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक है। इस रिएक्शन में इतनी ज़्यादा हीट लिबरेट होती है कि उससे हम मेटल्स को कट कर सकते हैं या उनकी वेल्डिंग कर सकते हैं। लेकिन ये हाइड्रोजन एटम स्टेबल नहीं होते, एकदम से ये किस में चेंज हो जाते हैं, H2 में चेंज हो जाते हैं, और उसको चेंज होने में सिर्फ 0.3 सेकेंड्स लगते हैं। तो इसका आंसर आपने क्या लिखना है, पहले तो एटॉमिक हाइड्रोजन बना के दिखाया, एटॉमिक हाइड्रोजन बनाने के बाद हमें लिखना है कि रिएक्शन जो है हाईली क्या है, दिस रिएक्शन इज हाईली exothermic. So the heat liberated in the reaction is used for cutting and welding purposes. Is used for cutting and welding purposes. और जो एटॉमिक हाइड्रोजन है वो चेंज होती है टू H2, चेंजेस टू H2 इन जस्ट 0.3 सेकेंड्स में चेंज हो जाती है। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग NH3, H2O एंड HF, इन 3 कंपाउंड में से
which would you expect to have highest magnitude of hydrogen bonding? किस में सबसे ज़्यादा मैग्नीट्यूड होएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का? ये अपने केमिकल बॉन्डिंग में पड़ा हुआ है. सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन, तो इसमें पोलैरिटी जो है सबसे ज़्यादा होएगी, इसलिए इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मैग्नीट्यूड सबसे ज़्यादा होएगा. उसके बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ऑक्सीजन, तो फिर इसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें होएगी और सबसे कम किस में होएगी? NH3 में होएगी. तो इसका आंसर हमने लिखना है कि HF जो है हैज़ हाईएस्ट मैग्नीट्यूड of hydrogen bonding because F is highly electronegative element. So separation of charges, यहाँ कह लो कि जो polarity है HF bond की वो सबसे ज़्यादा है. Separation of charges in HF will be more, so it will have the highest magnitude of hydrogen bonding. उसके बाद वाटर में होएगी और फिर किस में होएगी? अमोनिया में होएगी. नेक्स्ट इसके बाद आते हैं क्वेश्चन पे. सेलाइन हाइड्राइड्स. सेलाइन हाइड्राइड्स हम किनको कहते हैं? आयनिक जो हाइड्राइड्स है जिनमें आयनिक बॉन्ड होता है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स जो हाइड्राइड्स बनाते हैं उनको कहते हैं आयनिक हाइड्राइड्स. आर नोन टू रिएक्ट विद वाटर. ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं वायलेंटली, प्रोड्यूसिंग फायर. तो क्या हम इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कर सकते हैं फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए? तो इसका आंसर आएगा नो. सेलाइन हाइड्राइड्स, पहले हम इसकी रिएक्शन दिखाते हैं वाटर के साथ कि क्या बनाते हैं वाटर के साथ रिएक्ट करके. ये सेलाइन हाइड्राइड्स रिएक्ट्स वायलेंटली with water and produce hydrogen gas, जिसकी वजह से आग लगती है और ये हाइड्रोजन जो है it catches fire. तो पहले हम कोई लेते हैं सेलाइन हाइड्राइड, जैसे सोडियम का हाइड्राइड लिया ग्रुप 1 के एलिमेंट का, वाटर के साथ रिएक्शन से ये बनाता है NaOH और साथ में हाइड्रोजन लिबरेट करती है जिसकी वजह से क्या होता है? फायर लगती है. अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं यहाँ पर, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी? फायर को एक्सटिंग्विश करने में ये हेल्प नहीं करती है. कार्बन डाइऑक्साइड कैन नॉट बी यूज टू एक्सटिंग्विश दिस फायर बिकॉज जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको NaH जो है इट इज़ रिड्यूस्ड बाय NaH. NaH इसको रिड्यूस कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड का और क्या बना देता है? सोडियम फॉर्मेट बना देता है, सोडियम फॉर्मेट. तो एक्चुअल में कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ रिएक्ट कर गया और कार्बन डाइऑक्साइड को NaH ने रिड्यूस करके किस में चेंज कर दिया? HCOO Na में चेंज कर दिया और ये फायर को एक्सटिंग्विश अप नहीं कर पाएगा बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इसमें चेंज हो गई है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द रिएक्शन ऑफ वाटर विद F2. हमने रिएक्शन करनी है वाटर की किसके साथ? फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करनी है. तो जब हम रिएक्शन करते हैं, पहले मैं रिएक्शन लिख रही हूँ, ये ली F2 प्लस वाटर रिएक्ट करके HF बनता है, साथ में O2 या O3 बनता है. यहाँ पे मैं O2 वाली रिएक्शन लिख रही हूँ यहाँ पे. अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है. कंसिडर द रिएक्शन ऑफ वाटर विद F2. ये हमने कंसिडर कर ली रिएक्शन एंड सजेस्ट इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में सजेस्ट करो कौन सा स्पीशीज इसमें से ऑक्सीडाइज्ड हो गया और कौन सा वाला इसमें से रिड्यूस्ड हो गया. वाटर में से ये हाइड्रोजन F में ऐड हो जाती है तो ऑक्सीजन रिमूव हो गया यहाँ से. इसका मतलब अगर ऑक्सीजन का रिमूवल है तो दिस वन इज रिड्यूसिंग एजेंट, दिस वन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हियर. और ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो ये रिड्यूस हो गया और ये क्या हो जाएगा? वाटर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो जाएगा क्योंकि इससे क्या बन जाएगा? ऑक्सीजन बन जाएगा. सो दिस इज ऑक्सीडाइज एंड दिस वन इज रिड्यूस्ड. तो एज वाटर गिव्स, वाटर क्या प्रोवाइड करता है? हाइड्रोजन एटम प्रोवाइड करता है किसको? फ्लोरीन को. सो वाटर अगर हाइड्रोजन एटम प्रोवाइड कर रहा है तो इसका मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट है. जो सब्सटेंस हाइड्रोजन एटम प्रोवाइड करता है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, तो खुद ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज होके क्या बना देगा? ऑक्सीजन.
तो फ्लोरीन यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिकॉज ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को गेन कर रहा है, इट टेक्स हाइड्रोजन एंड दस इटसेल्फ ये क्या हो जाएगा, इट गेट्स रिड्यूस्ड टू, फ्लोरीन किस में रिड्यूस हो जाएगा, हाइड्रोजन एडिशन के बाद HF में रिड्यूस हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट इसके बाद हमारे क्वेश्चन है जिसमें हमने अरेंज करना है इन सारे सब्सटेंसेस को जो दिए हैं, 4 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन में। फर्स्ट पार्ट CaH2, BeH2 और TiH2 को हमने अरेंज करना है इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस में। द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इज, सबसे ज़्यादा कंडक्टेंस होएगी TiH2 की, फिर CH2 की, फिर BeH2 की। तो अगर हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो पहले हमने कम वाला लिखना है, तो पहले हमारा आएगा BeH2, उसके बाद आएगा CaH2, देन आएगा TiH2। लेकिन इसका रीज़न क्या है, जब हम ऐसे जा रहे हैं तो इनका साइज़ क्या हो रहा है, एलिमेंट्स का इंक्रीज। अगर साइज़ इंक्रीज होएगा तो बॉन्ड आसानी से ब्रेक कर जाएगा, बॉन्ड ब्रेक करेगा तो आसानी से आयंस बन जाएंगे, और कंडक्टेंस किसकी वजह से होती है, आयंस की वजह से होती है। तो इसका रीज़न क्या है, बिकॉज द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज लेस ऑफ TiH2 बिकॉज ऑफ इट्स बिग साइज। इसके बड़े साइज की वजह से बॉन्ड आसानी से ब्रेक कर जाएगा, एंड इज हाईएस्ट इन BeH2 में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे हाई है ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। सेकेंड पार्ट, इनको अरेंज करना इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक करेक्टर। आयनिक करेक्टर उसका ज़्यादा होता है जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करता है, आसानी से क्या बनाता है, पॉजिटिव आयन। तो लिथियम, ये ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं, लिथियम टू सोडियम टू सीजियम जब हम जाते हैं, साइज इंक्रीज करेगा, साइज इंक्रीज करेगा तो इसके लिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, ईजी। तो आसानी से सीजियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन आसानी से बनेंगे, और उतना ही ज़्यादा क्या होएगा, आयनिक करेक्टर होएगा। तो सेकंड पार्ट का हमारा ऑर्डर है LiH कम आयनिक है देन NaH, NaH कम आयनिक है देन द CSH। तो सबसे ज़्यादा आयनिक कौन सा हुआ, यहाँ पे हमारा सीजियम हाइड्राइड। सो दिस इज अ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक करेक्टर। तो इसका रीज़न भी क्या आता है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक करेक्टर का, इंक्रीज इन द साइज, बिकॉज विद इंक्रीज इन साइज ऑफ मेटल loss of electron is easy and hence ionic character increases. थर्ड पार्ट, इनमें से सबसे ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी आती है, HH, DD एंड FF इन इंक्रीजिंग बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसकी सबसे कम होएगी, बिकॉज फ्लोरीन एटम का साइज स्मॉल है और 3 लोन पेयर आते हैं इनके पास। तो लोन पेयर इतने क्लोज हो जाएंगे बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन कि एक दूसरे को क्या करेंगे, ये रिपेल करेंगे। तो रिपल्शन से बॉन्ड आसानी से ब्रेक कर जाता है। तो सबसे कम किस में होती है, फ्लोरीन में होती है। तो यहाँ मैं इंक्रीजिंग लिख रही हूँ, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी इज, सबसे कम FF है, इसके बाद हाइड्रोजन और फिर आएगा हमारे पास DD आएगा। यहाँ पे DD जो है हाइड्रोजन का ही आइसोटोप है, ड्यूटेरियम। तो फ्लोरीन का रीज़न तो हमारे पास हो गया कि साइज स्मॉल होने की वजह से लोन पेयर्स क्या होते हैं, F एटम के क्लोज होएंगे। अगर क्लोज होएंगे लोन पेयर तो उनके बीच में रिपल्शन क्या हो जाएगी, ज़्यादा। रिपल्शन की वजह से क्या हो जाएगा, बॉन्ड आसानी से ब्रेक कर जाएगा। तो लोन पेयर्स कम क्लोज टू ईच अदर and repel, and hence the bond breaks easily in fluorine. लेकिन out of HH and DD में bond dissociation enthalpy DD की जो है वो क्या होती है, यहाँ पे ज़्यादा होती है। out of HH and DD the bond dissociation enthalpy of DD is more than HH। इसका रीज़न ये होता है बिकॉज
जो ड्यूटीरियम है उसका मास क्या होता है ज़्यादा, इनका साइज अप्रॉक्सीमेटली तो सेम ही है हाइड्रोजन और ड्यूटीरियम का, लेकिन ड्यूटीरियम में एक न्यूट्रॉन आने की वजह से इसका मास क्या हो जाता है ज़्यादा। जितना मास ज़्यादा होता है उतनी बॉन्डिंग क्या हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है, वॉन डेर वाल्स फोर्सेस जो होती हैं वो स्ट्रांग हो जाती हैं। तो अगर बॉन्ड यहाँ पे स्ट्रांग हो जाएगा तो उसको ब्रेक करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या, क्यों ड्यूटीरियम का बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन के बॉन्ड से स्ट्रांग होता है, बिकॉज ड्यूटीरियम का मास ज़्यादा होता है। जितना मास ज़्यादा होता है उतनी बॉन्डिंग क्या हो जाती है, वॉन डेर वाल्स फोर्स से स्ट्रांग हो जाती है और बॉन्ड को ब्रेक करना क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। फोर्थ पार्ट, इनको अरेंज करना इन इंक्रीजिंग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी में अगर हम अरेंज करेंगे तो सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग करेक्टर होता है आयनिक कंपाउंड्स का। जितना मेटेलिक ज़्यादा कोई सब्सटेंस होएगा उतना रिड्यूसिंग करेक्टर ज़्यादा होता है। तो ये तो कोवलेंट है, ये दोनों क्या है, आयनिक। इनमें से ज़्यादा आयनिक ये होता है, कम आयनिक ये होता है। तो इसका मतलब सबसे कम यहाँ पे रिड्यूसिंग करेक्टर इसका होएगा, उसके बाद MgH2 का होएगा, फिर हमारा होएगा NaH। रिड्यूसिंग करेक्टर मतलब इंक्रीजिंग आयनिक करेक्टर। जितना आयनिक करेक्टर ज़्यादा उतना रिड्यूसिंग करेक्टर क्या होता है, ज़्यादा होता है, डेट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी is water less than MgH2 less than NaH। रिड्यूसिंग को यहाँ मैं लिख देती हूँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब जितना आसान होएगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन उतना रिड्यूसिंग करेक्टर ज़्यादा। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में ज़्यादा ईजी होता है, मेटेलिक जो सब्सटेंसेस होते हैं, आयनिक जो सब्सटेंसेस होते हैं, उनमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ईजी होता है। तो वाटर तो है कोवलेंट, so it cannot lose electron easily, and out of MgH2 and NaH, reducing power of NaH is more because of big size of Na than Mg, so it can lose electron easily and hence has more reducing power। तो ये हमारे हो गए, अरेंज कर दिए हमने। ये 4 क्वेश्चन है हमारे पार्ट्स की, अलग अलग वे में इनको अरेंज करना था। इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस में, इंक्रीजिंग आयनिक करेक्टर में, इंक्रीजिंग बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में एंड इंक्रीजिंग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी में इनको अरेंज करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, अब इनको रिएक्शन को हमने कंप्लीट करना है। अगर हम मेटल क्लोराइड में वाटर ऐड करते हैं तो मेटल का हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ में HCl बनेगा। नेक्स्ट अगर हम नाइट्राइड में वाटर ऐड करते हैं तो इसमें भी मेटल का हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ में कौन सी गैस बनेगी, यहाँ पे अमोनिया गैस बनेगी यहाँ पे। अब इसको हम ये बताना है हमने कि हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है, ये रिडॉक्स है या ये हाइड्रेशन रिएक्शन है। जब हम वाटर ऐड करते हैं किसी सब्सटेंस में और हमारे पास एसिड बेस या अकेला एसिड या बेस बने तो वो रिएक्शंस कौन सी रिएक्शंस होती हैं, हमारी हाइड्रोलिसिस होती हैं। तो इसमें तो हमारे पास बेस भी बन रहा है, एसिड भी बन रहा है, इसमें अकेला क्या बन रहा है, बेस। तो दोनों रिएक्शंस हमारी कौन सी हैं, हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस हैं। बोथ द अबव रिएक्शंस आर हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस। दोनों रिएक्शंस हमारी कौन सी रिएक्शंस है, हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस हैं यहाँ पे। अब रिएक्शंस हमारी ये जो है बैलेंस भी होनी चाहिए, इन रिएक्शंस को हमने बैलेंस करना है। यहाँ पे मैं 3HCl लिख रही हूँ, तो Cl हमारे 3 हो जाएंगे, हाइड्रोजन हमारे पास 3 हैं, ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं, यहाँ पे 3 हैं, तो यहाँ पे मैं 3 लिख देती हूँ। ये हमारे पास 6 हाइड्रोजन हो गए, लेकिन यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 3 and 3 6 हो गए। ऑक्सीजन हमारे 3 हो गए, एल्यूमिनियम 1 और Cl हमारे पास कितने 3। सो दिस इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 लिखते हैं बिकॉज कैल्शियम 3 है, नाइट्रोजन 2 है, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं 2। अब हाइड्रोजन हमारे पास कितने हो गए 6 and 6 कितने हो गए 12, तो यहाँ हम 6 लिख देते हैं। ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं 6 इन नंबर। सो दीज रिएक्शंस आर द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जब भी रिएक्शन लिखनी है, रिएक्शन हमारी क्या होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ वाटर मेक्स इट अ यूजफुल सॉल्वेंट? कौन सी प्रॉपर्टी वाटर को यूजफुल सॉल्वेंट बनाती है? एंड व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड्स कैन इट डिजॉल्व? इसमें कौन से कंपाउंड डिजॉल्व हो सकते हैं, कौन से कंपाउंड इसमें हाइड्रोलाइज हो सकते हैं? आयनिक कंपाउंड्स डिजॉल्व करते हैं बिकॉज ऑफ आयनिक इंटरेक्शंस। उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होती है, पॉजिटिव आयन होते हैं और नेगेटिव आयन होते हैं। तो आयनिक कंपाउंड डिजॉल्व करते हैं ड्यू टू आयनिक इंटरेक्शंस की वजह से। और जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं वो डिजॉल्व करते हैं वाटर में, बिकॉज वाटर जो होता है वो हाईली पोलर है, तो उसका डायपोल मोमेंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो इसलिए वाटर में आयनिक कंपाउंड भी डिजॉल्व कर सकते हैं और उसमें कोवलेंट कंपाउंड भी डिजॉल्व कर सकते हैं। आयनिक इसलिए डिजॉल्व करते हैं बिकॉज वाटर और आयनिक कंपाउंड के बीच में स्ट्रॉन्ग आयनिक इंटरेक्शंस हैं। कोवलेंट इसलिए डिजॉल्व करते हैं क्योंकि वाटर का डायपोल मोमेंट बहुत हाई होता है, बिकॉज इसमें पोलैरिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। सो बिकॉज ऑफ विच ऑल टाइप ऑफ कंपाउंड्स हम क्या कह सकते हैं कि वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ऑल टाइप ऑफ कंपाउंड्स कैन बी डिजॉल्व्ड इन वाटर। इसकी वजह से हम वाटर को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। दैट इज वाई वाटर इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। इसकी वजह से वाटर को क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, बिकॉज हर तरह का कंपाउंड इसमें डिजॉल्व हो सकता है। अब व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड्स कैन इट डिजॉल्व एंड हाइड्रोलाइज? डिजॉल्व तो हो गया, हाइड्रोलाइज कौन कौन से कंपाउंड हो सकते हैं? हाइड्रोलाइज मतलब जब वाटर ऐड करेंगे किसी कंपाउंड में तो उससे एसिड बन जाए, बेस बन जाए, या दोनों अगर बन जाते हैं सब्सटेंसेस, तो किन कंपाउंड्स में वाटर डाल के ये बन सकते हैं? मेटल ऑक्साइड ले लो, नॉन मेटल ऑक्साइड्स में भी होता है, एसिड या बेस बन जाते हैं। मेटल कार्बाइड से भी बनते हैं, मेटल नाइट्राइड से भी बनते हैं, मेटल हाइड्राइड से भी बनते हैं। तो कुछ एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं, हाइड्राइड्स एक्सेट्रा। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ मेटल ऑक्साइड एंड नॉन मेटल ऑक्साइड पहले ले रही हूँ। मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड ये ले लेते हैं। जब इसमें वाटर ऐड करते हैं तो दिस फॉर्म्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेस बन गया, सो दिस इज हाइड्रोलिसिस। इसमें एसिड बन जाएगा, सल्फ्यूरस एसिड। मेटल कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड में वाटर डालेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में बन जाती है इथाइन गैस। मेटल हाइड्राइड में वाटर ऐड करके भी क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेस बन जाता है। दैट मीन्स इट कैन हाइड्रोलाइज द मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड्स, मेटल कार्बाइड्स, मेटल नाइट्राइड्स, मेटल हाइड्राइड्स को ये हाइड्रोलाइज कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोलिसिस और हाइड्रेशन में क्या डिफरेंस है? ये हमने थ्योरी में भी पढ़ा था। हाइड्रोलिसिस तो अभी हम पढ़ ही रहे हैं ये वाली, कि जिसमें वाटर को ऐड करो और उससे क्या बन जाए, प्रोडक्ट हमारा एसिड बेस या एसिड और बेस दोनों बन जाए, तो उसको तो हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलिसिस कहते हैं। तो सॉल्ट ऑन एडिशन ऑफ वाटर, किसी सॉल्ट में अगर हम वाटर ऐड करते हैं तो किस में चेंज हो जाता है, चेंजेस टू एसिड और एंड बेस में, इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलिसिस कहते हैं। एग्जाम्पल, अगर हम सॉल्ट लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट और वाटर ऐड करते हैं तो उससे बन जाता है NaOH एंड कार्बोनिक एसिड, दोनों बेस और एसिड बन गए। तो दिस शोज दैट दिस वन इज हाइड्रोलिसिस। लेकिन अब हाइड्रेशन क्या होता है, अगर वाटर मॉलिक्यूल एज इट इज ऐड हो जाता है सॉल्ट में और सॉल्ट को हाइड्रेटेड बना देता है तो उसको हम हाइड्रेशन कहते हैं। एडिशन ऑफ वाटर टू अ मॉलिक्यूल to form a hydrated salt, to form a hydrated salt is called hydration, उसको हम कहते हैं hydration। Example, कॉपर सल्फेट में 5 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड हो जाते हैं और ये किस में चेंज हो जाता है, हाइड्रेटेड
कॉपर सल्फेट में। सो दिस इज हाइड्रेशन। और ये वाला जो हमारा पार्ट है दिस इज हाइड्रोलिसिस, जिसमें सॉल्ट में वाटर डाल के क्या बन जाता है, एसिड और बेस बन जाता है, तो उसको हम क्या कह देते हैं, हाइड्रोलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, हाउ कैन सेलाइन हाइड्राइड्स रिमूव ट्रेसेस ऑफ वाटर फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में से वाटर की जो अमाउंट बच जाती है, रह जाती है, उसको रिमूव करने में सेलाइन हाइड्राइड्स कैसे हेल्प करते हैं। सेलाइन हाइड्राइड्स होते हैं वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में से, और इस तरीके से जो है सेलाइन हाइड्राइड्स ट्रेसेस ऑफ वाटर को रिमूव करने में हेल्प करते हैं। और इसके लिए एक अपरेटस यूज़ किया जाता है, जिस अपरेटस को कहते हैं डेसिकेटर। डेसिकेटर में नीचे सेलाइन हाइड्राइड रख देते हैं, ऊपर उसके रख देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, और सेलाइन हाइड्राइड सारा मॉइस्चर जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड में से वो कुछ ही घंटों में एब्जॉर्ब कर लेगा, और इस तरीके से वाटर का रिमूवल हो जाता है फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सेलाइन हाइड्राइड्स आर टेकन at the bottom of our desiccator। ग्लास का ही एक कंटेनर होता है डेसिकेटर, which will absorb moisture from the organic compound in few hours। Next question, what do you expect the nature of hydride। किस तरीके का हाइड्राइड बनेगा अगर हम एलिमेंट एटॉमिक नंबर 15, 19, 23 और 44 वालों को हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करते हैं। पहले हम लेते हैं एटॉमिक नंबर 15। एटॉमिक नंबर 15 है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस होती है नॉन मेटल। तो जब नॉन मेटल के साथ या पी ब्लॉक एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन कंबाइन करता है तो जो हाइड्राइड्स बनते हैं उनको हम कहते हैं कोवलेंट हाइड्राइड्स। कौन से हाइड्राइड्स बनेंगे, कोवलेंट हाइड्राइड्स। Z इक्वल जो 19 होता है पोटाशियम। पोटाशियम है मेटल, और ये ग्रुप 1 और 2 एलिमेंट्स जो होते हैं उनके साथ हाइड्रोजन कौन सा हाइड्राइड बनाता है, आयनिक। तो ये ग्रुप 1 का एलिमेंट है पोटाशियम, सो दिस फॉर्म्स आयनिक हाइड्राइड। एटॉमिक नंबर 23। एटॉमिक नंबर 23 किस एलिमेंट का है, वैनेडियम, जो कि डी ब्लॉक एलिमेंट है, या कह लो कि ट्रांजिशन एलिमेंट है। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स बनाते हैं मेटेलिक हाइड्राइड्स। ग्रुप 1 और 2 के आयनिक, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स 13 to 17 वाले कोवलेंट बनाते हैं, और डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स ग्रुप 3 to 12 वाले क्या बनाते हैं, मेटेलिक हाइड्राइड, जिसमें से कुछ ग्रुप नहीं भी बनाते हैं। Z इक्वल टू 44 रूथियम, ये जो है ये भी ट्रांजिशन एलिमेंट है, तो इसका मतलब ये भी कौन सा हाइड्राइड बनाएगा, मेटेलिक हाइड्राइड बनाएगा ये भी। अब कंपेयर देयर बिहेवियर टूवर्ड्स वाटर। इनका बिहेवियर हमने डिस्कस करना है टूवर्ड्स वाटर। तो इनमें से सिर्फ जो आयनिक हाइड्राइड है वही वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। ओनली आयनिक हाइड्राइड्स रिएक्ट विद वाटर, और ये क्या इवॉल्व करते हैं, हाइड्रोजन। फॉर एग्जाम्पल अगर पोटाशियम हाइड्राइड ले लो या सोडियम हाइड्राइड अगर हम ले लेते हैं यहाँ पर, और इसमें वाटर ऐड करते हैं तो क्या बनेगा, KOH, और साथ में इवॉल्व करेगी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगी। तो ये जो है बिहेवियर है आयनिक हाइड्राइड्स का टूवर्ड्स वाटर। अब इसमें मैं एक छोटा सा टॉपिक ले रही हूँ, एक डेफिनेशन ही है, हाइड्राइड गैप क्या होता है। अभी मैंने यहाँ कहा था कि कुछ ही डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो हैं वो मेटेलिक हाइड्राइड बनाते हैं। ग्रुप 7, 8 और 9 जो हैं, इस ग्रुप के एलिमेंट्स जो हैं वो हाइड्राइड्स नहीं बनाते। तो सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स नहीं आते, ग्रुप 3 to 12 नहीं आते। 7, 8 एंड 9 वाले जो हैं दे डू नॉट फॉर्म हाइड्राइड्स। तो ये जो हमारे पास बीच में गैप आ गया, इस गैप को क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड हाइड्राइड गैप। ये हाइड्राइड का गैप आ गया कि ये वाले ग्रुप वाले एलिमेंट्स जो हैं वो हाइड्राइड्स नहीं बनाते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन इसके साथ कंप्लीट होते हैं ऑफ हाइड्रोजन चैप्टर।